हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज हम सभी उपस्थित हैं एक और नए क्लास को लेकर, और यह है सॉफ्टवेयर का भाग 2 पार्ट 2। पिछले चैप्टर में हमने सॉफ्टवेयर के ही सिस्टम सॉफ्टवेयर तक को पढ़ा था, और बाकी के जो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है वो हमारे बचे रह गए हैं। उसे हम इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। और ये इस कंप्यूटर क्लास की सीरीज का ये 10वां आपका क्लास होगा। माफ़ करिएगा, हाँ 10वां क्लास है, 10वां। और इसमें हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। कल हमने जैसा कि हमने देखा था सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। और इसका मूलतः क्रक्स क्या निकल कर आया आपके सामने ये आपको भी पता है, ठीक है। उम्मीद है आप सभी को ये चीज़ पता होगी। सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली वेरी बेसिक और फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है किसी भी सिस्टम के लिए, ठीक है। वेरी बेसिक और फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है। वेरी बेसिक और फंडामेंटल सॉफ्टवेयर है, यानी सबसे मुख्य सॉफ्टवेयर है जिसके बिना कि आपका जो कंप्यूटर है एक डब्बे के समान है। लेकिन जब ये सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है तो इसके बाद ही आप बाकी के सॉफ्टवेयर, यानी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इस पे काम करता है, ठीक है। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए विद्यार्थियों, पढ़ते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है सबसे पहले ये जानिए। सॉफ्टवेयर के बारे तो आपको परिभाषा पहले से ज्ञात है, पर ये क्या है, ये बेसिकली ये आपका कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स है, ठीक है। यानी प्रोग्राम्स का ये समूह है जो कि किसी खास निर्देश के लिए बनाया जाता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर पूरे सिस्टम के लिए होता है, एक बेसिक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी खास पर्पज के लिए बनाया जाता है, ठीक है। स्पेसिफिक वर्क को ये करता है, ठीक है। इसी कारण आपके आपका जो सिस्टम होता है उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर एक ही होगा, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कई सारे हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये आपका पहला डिफरेंस भी आप याद रख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एक समय पर सिस्टम पे एक ही होगा। हालांकि करने का तो आप दो तीन भी इंस्टॉल कर सकते हैं, वो बात की बात है। लेकिन एक समय पर जब आप ऑपरेट करेंगे, एक यूजर जब ऑपरेट करता है विंडोज़ को, तो उसमें एक ही सिस्टम सॉफ्टवेयर आप चला सकते हैं। लेकिन उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये कई सारे हो सकते हैं, ये आपके कंप्यूटर की मेमोरी पर निर्भर करेगा, ठीक है। और बेसिकली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये किसी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है। यदि विंडो का हम लोग सिस्टम सॉफ्टवेयर चला रहे हैं तो विंडो का ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। और बेसिकली इतना तो आपको पता चल गया कि विशिष्ट कार्यों के लिए ही, यानी स्पेसिफिक टास्क के लिए ही इन जब प्रोग्राम्स के कलेक्शन किए जाते हैं तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमारे लिए बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी क्या होता है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इसका जो आपका एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, टैली हो गया। ये देखिएगा कि बिजनेस पर्पज के लिए बहुत इसका इस्तेमाल होता था। कोरल ड्रॉ हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया। कोरल ड्रॉ का क्या करता है, ये पिक्चर उक्चर के लिए। मेलोडीन, मेलोडाइन जिसको बोलते हैं, ये ऑडियो एक सॉफ्टवेयर जिसमें आप अपनी ऑडियो के एडिट उडिट कर सकते हैं। ये क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यूजर के बीच में ये कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है। कौन सा, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस शॉर्ट टर्म को याद रखिएगा, SS4 एंड AS4, ठीक है। और एक चीज इसका ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को यदि आपने हटा दिया तो जाहिर सी बात है कि आपका सिस्टम किसी काम का नहीं, इट वाज जस्ट लाइक ए मशीनी डब्बा बनकर रह जाएगा। लेकिन लेकिन यदि आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हटाया, ठीक है, सिस्टम में चलाते हुए, तो उससे सिस्टम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और दूसरा, इसको सिस्टम में ऐड करना या इसको रिमूव करना काफ़ी आसान होता है अपेक्षाकृत सिस्टम सॉफ्टवेयर के, ठीक है। और इसको हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसका नाम है एंड यूजर प्रोग्राम्स, ठीक है। एंड यूजर हमने आपको पहले ही बताया था। एंड यूजर मतलब कोई इंसान स्पेशलिस्ट नहीं है कंप्यूटर में, कोई वो विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो कंप्यूटर को डेली लाइफ में यूज कर पाता है। तो ठीक इसी तरह से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इस प्रकार बनाया जाता है कि कोई भी एक आम आदमी आपके मतलब किसी भी खास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज कर पा रहा है। सीख थोड़ा बहुत तो सीखना ही पड़ता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा उसमें पारंगत होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये जो होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। एक तो जो जनरल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, अब नाम से ही हमें पता चल रहा है जनरल पर्पज। एक होता है आपका जनरल पर्पज के लिए बनाया जाता है,
दूसरा होता है स्पेसिफिक पर्पज। जनरल पर्पज नाम से क्या समझ में आ रहा है कि सामान्य सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये मोटा मोटी एक काम के लिए बनाए जाते हैं। दूसरा हो गया स्पेसिफिक पर्पज, वो किसी एकदम खासम खास कार्य के लिए ही बनाए जाएंगे, ठीक है। जनरल पर्पज के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, ये इसमें मान लीजिए एक कंप्यूटर है आपका, इसमें कोई जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो उसको कोई भी यूजर मतलब यूज कर सकता है। लेकिन स्पेसिफिक पर्पज वाले के लिए कोई एक स्पेसिफिक आदमी जो उस चीज को अच्छा से हैंडल कर सकता है, उसी को वो यूज कर पाता है, ठीक है। इसमें इसका एग्जांपल आपका सबसे एक एडोब फोटोशॉप हो गया, या फिर का कंप्यूटर में जो वीएलसी मीडिया है जिस पर आप लोग कई बार फिल्म देखते होंगे, ठीक है, ये सब आपका क्या हो गया, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर हो गया। लेकिन मान लीजिए रेलवे रिजर्वेशन करना है, इसके लिए जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे आईआरसीटीसी हो गया, ये खास पर्पज के लिए बनाए जाते हैं। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, ये सभी क्या है, ये एक स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। मान लीजिए उसको उससे क्या है, स्पेसिफिक टास्क ही उसका पूरा हो पा रहा है। अब इसमें भी मान लीजिए जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर के बहुत सारे आपको उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मान लीजिए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है, इसमें एमएस वर्ड आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा आपका नोट पैड आ जाएगा, ठीक है, इसके अलावा वर्ड पैड आ जाएगा, वर्ड पैड आ जाएगा। अब मान लीजिए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिससे मान लीजिए आपको कंप्यूटर में आप जब मान लीजिए कहीं मीटिंग हॉल में आपको प्रेजेंट करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, एमएस पावर पॉइंट का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए आप लोग कोरल ड्रॉ या एडोब पेज मेकर का यूज करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए एमएस एक्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ग्राफिक के लिए यानी पिक्चर रिलेटेड किसी चीज़ के लिए एडोब फोटोशॉप हो जाएगा, है ना। पिक्सार्ट जो सिस्टम में आपके मोबाइल में होता है, कैनवा होता है, इस तरह की चीज़ें हो गई। मल्टीमीडिया में तो बहुत सारे हैं, वीएलसी हैं, विंडो मीडिया प्लेयर हैं, स्प्रेडशीट हो गया, एक्सेल काफ़ी मतलब ऑन डिमांड, ये मतलब ये इस एक्सेल तो इतना डिमांडेड आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बकाया इसमें सर्टिफिकेशन भी आपको मिलता है, ठीक है। और इस बेसिस पर आपको छोटे मोटे जॉब भी मिल जाते हैं, या फिर कई जो अच्छे अच्छे जॉब में भी आपको एक्सेल एक्सपर्टाइज मांगा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए आपको यहाँ पर स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ये किसी खास संस्था को या किसी खास संस्था के अंदर आपको किसी खास प्रकार का कार्य करना है, तो उसके लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण होता है। मान लीजिए कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सिस्टम एंड परचेजिंग सिस्टम में हो गया, पेरोल मैनेजमेंट जो सैलरी ये का इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है, इसके लिए अलग सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा। ऐसा नहीं कि अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर कोई भी बैठ के यूज कर लेगा, नहीं, ठीक है। होटल मैनेजमेंट के लिए अलग होता है। बिलिंग के लिए मान लीजिए जो आप ग्रोसरी मॉल जाते हैं, वहाँ पे जो बिलिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है, ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी उसको बैठ के यूज करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसका खास पर्पज ये है कि वो बिलिंग ही करेगा। दूसरा रिजर्वेशन का हो गया, चाहे वो एयर टिकट का रिजर्वेशन हो गया, या फिर रेलवे टिकट का रिजर्वेशन हो गया, ठीक है, या फिर इवन बस टिकट बुकिंग में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये हमारा हो गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी तक हमने दो प्रकार के सॉफ्टवेयर को कवर करा। एक हमने पढ़ा सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हमने पढ़ा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब हम पढ़ेंगे अगला जो है हमारा, क्या है अगला जो है हमारा, यूटिलिटीज सॉफ्टवेयर। यूटिलिटीज का मतलब समझिए क्या होता है। यूटिलिटीज मतलब वो वैसी चीजें जो आपको किसी प्रकार की सहूलियत प्रदान करती है, ठीक है, सुविधा देती है, ठीक है। घर में हमारे जैसे जो छोटे मोटे चीज होते हैं जो हमारे जीवन को और अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं, सुविधाजनक बनाते हैं, तो हम उसे यूटिलिटीज बोलते हैं। यूटिलिटीज में वो ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो बेसिकली कंप्यूटर के रख रखाव में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली मान लीजिए कंप्यूटर के कार्य को सरल बनाना है, ठीक है, उसके मतलब उसमें जो कई सारी जो अशुद्धियां हो जाती है या फिर कुछ मतलब गड़बड़ जो होती हैं, तो उन चीज़ों को ये दूर रखने के लिए या उसको मेंटेनेंस के लिए, रेगुलर मेंटेनेंस के लिए हम लोग सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। और ये बेसिकली जो ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके जो ओएस जब भी कोई डालेगा आपके सिस्टम में, इंस्टॉल करेगा, ठीक है। इंस्टॉल मतलब किसी भी चीज़ को, प्रोग्राम को ऐड करना, उसे ही हम लोग कंप्यूटर की भाषा में इंस्टॉलेशन कहते हैं। तब उसी समय इन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का भी एडिशन हो जाता है, ठीक है। ये आपको सुविधाजनक प्रदान करते हैं, कोई अशुद्धि को दूर करने के लिए होते हैं, प्लस सिक्योरिटी के लिए भी इस्तेमाल इनका होता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली यूजर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच ये काम करते हैं।
दूसरा है, इसे सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। इस चीज को पॉइंट आउट करिएगा, सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि ये आमतौर पर कंप्यूटर के लिए सर्विस का काम करते हैं। सर्विस मतलब देखिए, अगर आपको गाड़ी की सर्विसिंग करवानी है, उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी में जो भी छोटी मोटी खराबियां हैं, कुछ किलोमीटर चलने के बाद तो उसे दूर किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसीलिए इसे भी सर्विस प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल जो हो गए, आपको अक्सर कंप्यूटर में देखने को मिलेंगे, जैसे डिस्क फॉर्मेटिंग हो गया। ठीक है। दूसरा आपका जैसे मान लीजिए एंटीवायरस हो गया, एंटीवायरस हो गया। ठीक है। डिस्क क्लीनअप हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया, फायरवॉल हो गया, एंटीवायरस हो गया, डिस्क कंप्रेशन हो गया, बैकअप एंड रिस्टोर हो गया, विजेट्स हो गए। ठीक है। अब डिस्क फॉर्मेटिंग में क्या होता है हम बताते हैं, थोड़ा सा सब चीज को हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहला है इसका डिस्क फॉर्मेटिंग। किसी भी मान लीजिए ड्राइव को, ठीक है, कंप्यूटर में आपके जो भी ड्राइव है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, या इवन लाइक कोई भी ड्राइव, जिसमें ड्राइव मतलब क्या, जिसमें आपका डाटा स्टोर हो रहा है। ठीक है। उस चीज को जब फॉर्मेट करना है, यानी पूरे डाटा को डिलीट करना है, कि प्रक्रिया को हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। ठीक है। या फिर दूसरा यह भी होता है कि जब आप कंप्यूटर इंस्टॉल करते हैं, उस समय डिस्क फॉर्मेट कर कर आप अपने पूरे हार्ड डिस्क को, मान लीजिए आपका हार्ड डिस्क पूरे 500 जीबी का है, तो इसे फॉर्मेट करने के बाद आप उसे पार्टीशन करने में भी मदद करता है, कि भैया हम इसमें 3 खाना बनाएंगे, सी सी डी ई, और इसको इतना साइज देंगे, इसको मान लीजिए 120 दिया, इसको 120 दिया। ठीक है। और इसको हमने 200 जीबी दिया। इस तरह की चीजें होती है। या तो ये पूरे उस डिस्क को खाली करने के लिए इस्तेमाल होता है, डिलीट डाटा, या फिर पार्टीशन बनाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। इसी को हम लोग डिस्क फॉर्मेटिंग कहते हैं। दूसरा आ जाइए आपका डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप क्या होता है? डिस्क क्लीनअप, डिस्क क्लीनअप मतलब होता है कि कंप्यूटर कई बार जब रन करते रहता है, तो कई सारे वो उसमें मतलब अनावश्यक चीजों को भी रख लेता है। ठीक है। टेम्पोररी फाइल्स इसको बोलते हैं, टेम्पोररी फाइल्स, या वैसे फाइल्स को भी सेव करता है जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जब हम डिस्क क्लीनअप का इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे टेम्परेरी फाइल्स जो होते हैं, जिसकी आवश्यकता नहीं है कंप्यूटर को, और जो बेमतलब के आपके मेन मेमोरी की जगह खा रही है, उसे ये डिलीट कर देता है, जिसका आपका कंप्यूटर थोड़ा सा और फास्ट काम करता है। ठीक है। ये जनरली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है ना, कंप्यूटर को स्पीड मेंटेनेंस का भी ये काम करता है। ठीक है। दूसरा हो गया आपका डिस्क फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन इसमें क्या होता है, डिस्क फ्रैगमेंटेशन, इसमें बेसिकली क्या होता है, ये भी एक प्रकार का यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है। तो क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारा हार्ड डिस्क है, जो भी है स्टोरेज जगह है, हम किसी भी चीज को इंस्टॉल करेंगे, तो वो जहाँ पे जो खाली जगह है, मान लीजिए इतना पूरा भरा हुआ है, इसको मैं आपको एक डायग्राम की तरह से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन असल में ऐसा डायग्राम नहीं बनेगा। ठीक है। क्योंकि हार्ड डिस्क तो आपके सेक्टर में बता होता है। ठीक है। तो या फिर आजकल का जो एसएसडी होता है, वो तो उसमें चिप सिस्टम आ गया है। मान लीजिए ये जगह खाली है, आपने एक डाटा दिया, वो यहाँ सेव हो गया, लेकिन जब इसको बार बार जब हम यूज कर रहे होते हैं ना, बार बार यूज होने से क्या होता है कि ये जो हमारा हार्ड डिस्क के जो अंदर का जो मेमोरी यूनिट है, टुकड़ों टुकड़ों में बंटना शुरू हो जाता है। ठीक है। जिसके कारण क्या होता है कि इसकी जो रीडिंग मेमोरी है, रीडिंग मेमोरी, वो प्रभावित होती है। मान लीजिए आप ही समझिए, एक टुकड़ा है, तो जाहिर सी बात है उसको कंप्यूटर तेजी से पढ़ेगा, लेकिन 2 टुकड़ा हो गया, 3 टुकड़ा हो गया, 4 टुकड़ा हो गया, जितने टुकड़े बढ़ेंगे, कंप्यूटर को मैनेज करने में थोड़ी समस्या आएगी। ठीक है। प्लस उसको रीडिंग स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी। तो डिस फ्रैगमेंटेशन करने से क्या होता है, सभी फाइलों को वो अरेंज करती है, फाइल अरेंजमेंट में ये मददगार होता है। ठीक है। और इससे क्या होता है कि आपकी डिस्क की जो रीडिंग स्पीड है, वो भी पहले से बेहतर हो जाती है। तो फ्रैगमेंटेशन का मतलब यही हो गया कि फाइल का अरेंजमेंट होता है, और आपकी जो डिस्क रीडिंग कैपेसिटी है, वो बेहतर हो जाती है। अब आ जाइए फायरवॉल। ठीक है। फायरवॉल क्या होता है? देखिए क्या होता है ना, कि कई बार यूजर को पता नहीं रहता है कि कौन सा प्रोग्राम या कौन सा मतलब सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को हानि पहुंचा सकता है। उस सेंस में ये फायरवॉल एक्टिव हो जाता है, और उन चीज़ों को ये ब्लॉक करता है। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर में कोई ऐसा भी अंदर में उसका प्रोग्राम है, क्योंकि सॉफ्टवेयर क्या है, ये तो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम है ना।
तो उसका कोई भी प्रोग्राम यदि कंप्यूटर के लिए हानिकारक है तो फायरवॉल वहां पे आपको चेतावनी देता है, वार्न करता है। ठीक है, वार्न करता है कि भैया ये सॉफ्टवेयर जो है ये आपके लिए हानिकारक है। तो इस सेंस में हम लोग कह सकते हैं कि इस सेंस में ये हमारे लिए एक डिफेंडर का काम करता है सिस्टम के लिए। ठीक है, उसी को हम लोग फायरवॉल भी कहते हैं। अब आ जाइए एंटीवायरस। इसके नाम से ही पता चल रहा है, वायरस और एंटी। एंटी मतलब क्या हुआ, ऑपोजिट। तो ये कंप्यूटर में वायरस को ये रोकता है। ठीक है, वायरस का मतलब ये नहीं हो गया जो इंसानी वायरस, जीवाणु नहीं। हाँ, हमारे बॉडी में भी इम्यून सिस्टम जो होता है वो जो बाहरी वायरस उसको रोकता है। ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या होता है, जो भी वायरस, जो वैसे प्रोग्राम रहते हैं अनवांटेड प्रोग्राम जो बनाए जाते हैं जो कंप्यूटर को क्षति पहुंचाते हैं, ठीक है, उस चीज को ये प्रिवेंट करता है, उस चीज को ये ब्लॉक करता है। ठीक है, एंटीवायरस। दूसरा हो गया डिस्क कंप्रेशन। डिस्क कंप्रेशन डिस्क कंप्रेशन का मतलब हो गया कि कई बार आपके हार्ड डिस्क में मान लीजिए 500 जीबी का कुछ डाटा है, ठीक है, लेकिन जब आप उसको डिस्क कंप्रेस करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर उसको मतलब अपने हिसाब से इसको साइज को कम कर देता है। चीज़ें वही रहेंगी, लेकिन हो सकता है कि क्वालिटी के आधार पर या फिर जो भी रिक्वायर्ड उसमें आप उसमें डाटा फीड करोगे जिसके आधार पर इस जो उसका जो पूरा मेमोरी साइज है उसको ये कम करता है। ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्क कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी चीज़ को मान लीजिए इतना बड़ा है, कंप्रेस कर दिया हमने, तो उसे हमने क्या किया, छोटा कर दिया, तो वही चीज़ हो गया डिस्क कंप्रेशन। अब आ जाइए बैकअप एंड रिस्टोर। बैकअप एंड रिस्टोर, इसका मतलब होता है कि कंप्यूटर में डाटा के बैकअप को बनाना। कंप्यूटर में मान लीजिए आपका वर्तमान में मैं जो अभी कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, अगर उसे इसके मुझे सारे प्रोग्राम को एक जगह बैकअप रखना है कि कभी कुछ कंप्यूटर किसी वजह से खराब हो गया तो मैं डाटा को रिकवर कर सकूं, ठीक है, तो बैकअप का इस्तेमाल होता है। यानी डाटा को प्रिजर्व करना बैकअप कहलाता है। रिस्टोर मतलब क्या हुआ, जो बैकअप डाटा है उसको पुनः सिस्टम में स्थापित करना, स्टोर करना, टू स्टोर इट अगेन। ठीक है, इसलिए रीस्टोर, तो उसे हम लोग रिस्टोर कहते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर। ये हो गया। अब आ जाइए, दूसरा है विजेट्स। विजेट्स विजेट्स ये छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि सिस्टम को सहूलियत प्रदान करते हैं। ठीक है, मान लीजिए विजेट्स के रूप में आप टेम्परेचर विजेट होता है, कंप्यूटर में आपने इंस्टॉल कर लिया, ये आपको टेम्परेचर बता रहा है। ठीक है, कुछ मान लीजिए आपको कंप्यूटर में आपको डाटा की स्पीड देखनी है कि आपको कितना स्पीड मिल रहा है। तो ये जो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको बहुत ही बेसिक फंक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, तो उसको हम लोग विजेट्स कहते हैं। सो दीज ऑल अबाउट द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब जो हमारा अगला सेक्शन है वो है लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ये बेसिकली आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के ही अंदर आता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मतलब इस जो पूरे चैप्टर में जो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने वाला जो टॉपिक है वो यही है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा हम कुछ बैकग्राउंड जान लेते हैं कि क्यों ऐसा होता है। आमतौर पर हम सभी को पता है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि जीरो और वन यानी बाइनरी नंबर्स पर काम करता है, बाइनरी डिजिट्स पर काम करता है। ठीक है, और ये आपके जो होते हैं क्या होते हैं, मशीनी भाषा होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज होते हैं। ठीक है, या इसे लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है। ठीक है, लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। लेकिन होता क्या, समस्या क्या हो जाती है कि किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करना, ठीक है, किसी भी सॉफ्टवेयर का निर्माण करना इन बाइनरी नंबर्स के आधार पर ये थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। और इसी के लिए
हम लोग क्या करते हैं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं। ये बेसिकली क्या करता है, ये बेसिकली क्या करता है कि इन जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, मान लीजिए जिस भी सॉफ्टवेयर को हमने बनाया है, ये जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। इसको क्या करता है, एलटीएस यानी लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर, इसको आपको मशीन लेवल लैंग्वेज में बदल देता है और ये कंप्यूटर को फीड करता है, ठीक है। तो यही इसका बेसिक फंक्शन है। बेसिक फंक्शन यही है कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किया जाता है, ठीक है, तो इसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, जिससे कि मशीन यानी हमारा कंप्यूटर उस चीज को समझ सके, ठीक है। और ये जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है ना, ये आमतौर पर ह्यूमन लैंग्वेज यानी इंसानी भाषा के ये समीप होता है, और इसीलिए इसका इस्तेमाल हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने में होते हैं। क्यों? क्योंकि सॉफ्टवेयर जो कोई बना रहा है वो क्या है, वो इंसानी तो है, तो इंसानी भाषा में तो एक्यूरेट नहीं बना सकते हैं, तो इसके नज़दीक क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। और फिर यहाँ से फिर बाकी काम ये आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है। तो ये बात हो गई लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर की, आपको याद रहनी चाहिए। बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर जो बनाए जाते हैं, चूंकि वो हाई लेवल लैंग्वेज में बनते हैं, तो उसको ये मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, जिससे कि कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सके, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी प्रोग्राम जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में बनाया गया है, ठीक है, उसे हम लोग सोर्स कोड करते हैं। क्या करते हैं? सोर्स कोड। तो ये इससे आपके सवाल बन सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। जबकि ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर द्वारा मशीन भाषा में परिवर्तित प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर कहा जाता है, ठीक है। अब मान लीजिए इसने क्या किया, इसको प्रोग्राम को चेंज कर दिया मशीन लेवल भाषा में, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ठीक है। सामान्यतः क्या होता है कि किसी भी ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर में जो लो लेवल लैंग्वेज में ही लिखा जाता है, जबकि एप्लीकेशन या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मतलब हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो ये भी आप एक डिफरेंस के तौर पर याद रख सकते हैं कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, लेकिन वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, इसे हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज में बोलते हैं, ठीक है। लो लेवल लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है मशीन लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज का ही दूसरा नाम है ह्यूमन, नियर ह्यूमन लैंग्वेज, ठीक है। इसे हम अपनी भाषा में एक याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब ये जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, इसके मतलब 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 प्रकार होते हैं। लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर के 3 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है असेंबलर, दूसरा आपका होता है कंपाइलर, और तीसरा आपका होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर। अब ये तीनों क्या है, इस पर सवाल आपके एग्जाम्स में अक्सर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा सा एक बार देख। असेंबलर, पहले हम लोग असेंबलर को देखते हैं। असेंबलर क्या है? ये एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो असेंबली या निम्न स्तरीय भाषा में लिखे लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो कि आपका लो लेवल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ठीक है, या असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, असेंबली असेंबली लैंग्वेज में लिखा हुआ है, उसे ये क्या करता है, मशीनी भाषा में, मशीन लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देता है, ठीक है। असेंबलर सॉफ्टवेयर जो होते हैं, यह निर्माता कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाता है तथा हार्डवेयर और प्रोसेसर के प्रकार पर निर्भर करता है, ठीक है। मान लीजिए ठीक है। और इसी कारण क्या होता है कि आपके जो अलग अलग जो प्रोसेसर होते हैं, उसके लिए अलग अलग असेंबलर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। यही चीज होता है। और असेंबलर सॉफ्टवेयर जो होता है, इसमें इसका एक डायग्राम हम आपको बता देते हैं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका असेंबलर सॉफ्टवेयर है, ठीक है। और इधर से आया आपका क्या, इधर से आपका असेंबली भाषा आया, असेंबली लैंग्वेज,
और ये आपका हो जाएगा दूसरा ऑब्जेक्ट कोड। ठीक है, तो यही चीज़ हो गया हमारा। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, जब उसको मतलब परिवर्तित कर देता है, ट्रांसलेट कर देता है, तो ऑब्जेक्ट कोड होता है। बिफोर जब उसको इनपुट कर रहे होते हैं तो सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है, ये इसका छोटा सा एक चीज़ है, इस पे बहुत सारा आपको क्वेश्चन नहीं बनता है। मेन आपके हो जाते हैं कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। एक साइड मान लीजिए आपने लिखा कंपाइलर और ये क्या आपका इंटरप्रेटर। इन लोगों का जो दोनों का जो फंक्शन है वो आमतौर पर दोनों का फंक्शन जो है वो सेम होता है, लेकिन इनकी जो काम करने का तरीका है ना वो अंतर होता है। ठीक है, यानी काम ये एक ही चीज करेंगे लेकिन इनका तरीका अलग होगा। मान लीजिए मैं सब्जी बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फूलगोभी की सब्जी बना रहा हूँ। हो सकता है मैं दूसरे तरीके से बनाऊं और दूसरा आदमी दूसरे तरीके से बनाए, लेकिन बना तो रहे हैं फूलगोभी की ही सब्जी। ठीक उसी प्रकार से कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी होते हैं। ठीक है, कंपाइलर ये भी एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर ही है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में तैयार किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें भी मशीनी भाषा में जो हमारा जो प्रोग्राम है उसको बदला जाता है। ठीक है, मान लीजिए आपका कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज में जो भी चीज़ लिखा गया है और उसको एक कंपाइलर इंटरप्रेटर क्या करते हैं, मशीन लेवल लैंग्वेज में उसे बदल देते हैं। ठीक है, और वस्तुतः हमने चूंकि इसको बताया कि इसके जो मॉडुलस ऑपरेंडी में आपको अंतर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंतर आपका यहाँ से शुरू होता है। कंपाइलर क्या करता है कि ये पूरे प्रोग्राम को ही एक साथ बदल देता है। ठीक है, होल प्रोग्राम, होल प्रोग्राम को एक साथ बदलता है। ठीक है, लेकिन वही आपका इंटरप्रेटर क्या होता है, ये लाइन बाय लाइन बदलता है, लाइन बाय लाइन बदलता है। दूसरा हो जाएगा आपका कि इसने इसको क्या काम किया, इसको पहले इसको परिवर्तित कर दिया, ठीक है, मशीनी भाषा में, और सभी गलतियों को, ठीक है, ऑल इरर एट वंस ये फाइंड करता है। लेकिन हाँ, उसके पहले वो सॉफ्टवेयर को ट्रांसलेट करता है। और ये क्या करता है कि एक लाइन इसने भाग, चूंकि ये लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, तो एक लाइन इसने काम किया, उसके बाद उसमें वो इरर ढूंढता है। ठीक है, उसकी गलतियां बताता है, फिर उसको दूर करता है, रिमूव करता है। उसके बाद वो अगले लाइन में बढ़ता है, नेक्स्ट लाइन में जाता है। ठीक है, अब अगला हो गया, ये जो हमारा कंपाइलर जो होता है ये किसी भी मशीनी भाषा में परिवर्तित मतलब चेंज तो उसको कर रहा है, कन्वर्ट तो कर रहा है। लेकिन मान लीजिए इस सॉफ्टवेयर को उसने कन्वर्ट तो कर दिया मशीन लेवल लैंग्वेज में, लेकिन उसके बाद वो उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है कि सॉफ्टवेयर का काम क्या होना चाहिए सिस्टम। मान लीजिए एडोब फोटोशॉप का काम क्या वो काम करेगा, ये उसके लिए मतलब नहीं है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या होता है, ये बदलने के साथ साथ एग्जीक्यूशन भी करता है। एग्जीक्यूशन यानी आप इसको बोल सकते हैं क्रियान्वयन, क्रियान्वयन भी करता है। ठीक है, ये तो हो गया। और एक चीज हो गया, कंपाइलर का जो आउटपुट होता है ना, कंपाइलर का जो आउटपुट होता है वो मशीनी भाषा का ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, और इंटरप्रेटर का जो आउटपुट होता है वो सॉफ्टवेयर क्रियान्वयन का परिणाम होता है। सॉफ्टवेयर जो एग्जीक्यूट हुआ, सॉफ्टवेयर मतलब क्या काम किया, सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूशन, उसका यह परिणाम होता है। दूसरा है कि कंपाइलर में मान लीजिए एक बार आपने अनुवाद कर दिया तो इसके बाद कंपाइलर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती, इसने बस ट्रांसलेट किया, उसके बाद ही चला गया। लेकिन प्रोग्राम में क्या होता है, ये इंटरप्रेटर में क्या होता है कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन करने के लिए सॉफ्टवेयर को पढ़ने के बाद इंटरप्रेटर से गुजरना पड़ता है। ठीक है, हमको जितनी बार भी उस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट करना है उतनी बार हम इंटरप्रेटर से होकर गुजरेंगे। ठीक है, नीड अगेन एंड अगेन। ठीक है, ये क्या होता है, ये जो एरर जो होता है गलतियां को ढूंढने में ये स्लो रहता है, धीरे धीरे काम करता है। और ये क्या होता है, ये फास्ट, ये क्या होता है, एरर को ये फास्ट रिमूवल करता है, तेजी से इसको रिमूव करता है। और ये जो इसका जो टोटल जो वर्किंग टाइम है
वो कम रहता है, मतलब लेस रहता है, और इसका टोटल वर्किंग टाइम इसका हाई होता है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है लाइन बाय लाइन काम कर रहा है, पहले हर एक लाइन से गलती ढूंढेगा फिर भैया काम करेगा, लेकिन कंपाइलर के साथ तो ऐसी समस्या नहीं है। ठीक है, तो ये बेसिकल आपका एक डिफरेंस हो गया कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बीच में। ठीक है, अब आ जाइए एक यहाँ पे आपको मतलब fact है कि फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सी लैंग्वेज में बनाया गया था वो हमारा यूनिक्स था। इस पर भी सवाल आपको बन सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर में वेरी फर्स्ट किसने बनाया, कौन किसका फादर है, इस पर आमतौर पर सवाल पूछे ही जाते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का सबसे वेरी मतलब पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। ठीक है, कितने प्रकार के हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अलावा और कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। पहला हम देखते हैं एम एस डॉस, जिसका कि फुल फॉर्म होता है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर में किसी भी शॉर्ट टर्म को, उसका एक्रोनीम को, उसका फुल फॉर्म आपको याद रखना आपकी प्रथम जिम्मेदारी है। ठीक है, और इस ये कब हमारा डेवलप हुआ था? 1981 में। और इसे किसने किसने मिलकर इसका डेवलपमेंट किया था? आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, आईबीएम का बहुत बड़ा योगदान है। आज जो भी हम कंप्यूटर देख रहे हैं, चाहे पर्सनल कंप्यूटर हो 1981 से लेकर अब तक के में, उसका बहुत बड़ा योगदान है। और खैर माइक्रोसॉफ्ट से तो सभी कोई परिचित हैं ही। ठीक है, और ये क्या था? ये कमांड प्रॉम्प्ट बेस्ड था। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट यानी इसमें उसको आपको कुछ खास कार्य करने हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर को कमांड देने पड़ते थे। ये आज के जैसे अभी हम यहाँ पर बस यहाँ पर ले जाके कर्सर लेके यहाँ पे क्लिक कर दे रहे हैं या यहाँ ले जाकर क्लिक कर दे रहे हैं, ऐसा नहीं होता था। दूसरा, ये 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम होता था। ठीक है, आज के संदर्भ में ये लेस इन ट्रेंड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये लैक ऑफ ग्राफिक्स, यूँ क्योंकि ये ग्राफिक लेस हुआ करता था। ग्राफिक लेस क्यों? क्योंकि इसमें कमांड प्रॉम्प्ट का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ग्राफिक कहाँ से आएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखिए, अगला जो है हमारा लिनक्स। लिनक्स क्या है? ये मल्टी यूजर है, और ये मल्टी टास्क है, मल्टी प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम था। ये 32 बिट पर बनाया जाता था। तो ये बिट पर भी आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि आपका एम एस डॉस कितना बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था? 16 था। लिनक्स आपका 32 था। इसका देखिए पेंगुइन टाइप का इसका लोगो हुआ करता था। ये बेसिकली ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमने आपको ये पढ़ाया था कि ओपन सोर्स क्लोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे सिस्टम है जिसमें हम लोग कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली नेटवर्क डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता था। और इसका जो आविष्कार जो हुआ था वो लिनस टॉरवाल्ड्स, देखिए इन्हीं के नाम पर ही लिनक्स पड़ा, 1992 में आया। तो कोई खास व्यक्ति यदि किसी खास चीज से जुड़ा हुआ है तो उसको जरूर याद रखना है। ठीक है, अनबंटू, डेबियन, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। अब आ जाइए, लिनक्स हमने पढ़ा। दूसरा है यूनिक्स। यूनिक्स क्या है? ये मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि 1970 में आया था। माइक्रोसॉफ्ट और एम एस डॉस तो आपका 1981 में आया था, यूनिक्स 92 में। ये आया था सबसे पहले, मतलब उससे भी पहले यूनिक्स आया था आपका 1970 में। और इसे इसके आपके जन्मदाता कौन थे? आपके केन थॉमसन एंड डेनिस रिची, जो कि बेल लेबोरेटरीज के थे। तो देखिए हर चीज़ से यहाँ पे आपको नाम जुड़ा हुआ मिलेगा, किसी संस्था का हो या किसी इंसान का हो, तो उसे हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, और ये क्या था? फर्स्ट ओएस डेवलप फॉर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। जाहिर सी बात है 1970 में ये आ चुका था। ठीक है, इससे पहले भी हमने देखा कि लिनक्स भी आपके नेटवर्क डेवलपमेंट के लिए था, लेकिन जाहिर सी बात है 1970 में ही आया है, तो ये फर्स्ट ही होगा, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम था। तो ये हमारा हो गया। और दूसरा इसमें वेब सर्वर, जो भी हमारा जो कंप्यूटर सर्वर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है उसमें आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा मैक ओएस। ओह, मैक ओएस की क्या ही बात करें। ठीक है, जिसके पीछे ये पूरा जो हमारा जो जनरेशन है, या यूथ जनरेशन, या फिर आज के डेट में जिसे जेन जेड बोलते हैं, ये पूरी तरह से दीवानी है मैक ओएस की। ठीक है, इसका जो आविष्कार हुआ था 2001 में हुआ था, और ये एम एस विंडोज़ के बाद सबसे ज़्यादा यूज होने वाला ये मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसका पुराना नाम था इसका ओ एस एक्स, और ये भी बेसिकली यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, और इसका जो यूजर इंटरफेस जो होता है उसका नाम है एक्वा। लेटेस्ट वर्जन जो अभी जो एप्पल के जो लैपटॉप में जो आ रहा है उसका नाम है मैक ओ एस 15 सिक्वा। मैक ओएस जो होता है ये एप्पल के लैपटॉप के लिए यूज होता है।
एप्पल के लैपटॉप के लिए यूज होता है। वहीं आईफोन के लिए आईफोन ओएस का इस्तेमाल होता है, और ये आ रहा है आपका जनवरी 2007 से। ठीक है, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है ये है आपका iOS 108, और ये आपका सी या सी प्लस प्लस या असेंबली लैंग्वेज में ये लिखा होता है। ठीक है, इसके अलावा है हमारा नेक्स्ट गूगल क्रोम ओएस। ये गूगल के द्वारा एक लॉन्च किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम था, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया, और ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बेसिकली क्रोमबुक में इस्तेमाल होता है, जो कि लैपटॉप का ही एक लाइट वेट होता है, लेकिन इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको जो गूगल के जो ऐप होते हैं वही इसमें आप ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और ये बेसिकली वेब, ये इसके लिए आपको नेट की आवश्यकता होती है, या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग बेस्ड ये कंप्यूटर चलते हैं। ठीक है, उसके अलावा हो गया एंड्रॉयड। मोबाइल में आज के डेट में जो सबसे पॉपुलर या सबसे आसानी से जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपको मिल जाएगा वो है एंड्रॉयड ओएस, और ये भी गूगल ने ही डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 2003 में। ठीक है, तो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम किस साल आया, किस संस्था के द्वारा डेवलप किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। और ये लिनक्स या कर्नल बेस्ड होता है। ये जब आपसे अच्छे सवाल जब बनाए जाएंगे तो वहां से आपसे पूछा जाएगा कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या बेस्ड होता है, तो वो लिनक्स या कर्नल बेस्ड होता है। लेकिन जब आपसे बेसिक सवाल जब पूछा जाएगा तो आपको पूछेगा कि एंड्रॉयड किस साल आया था, तो 2003 में आया था। इसका जो वेरी फर्स्ट वर्जन था 1.0। और एक बात है, इसका जो जितना भी जो वर्जन है वो किसी न किसी डिजर्ट के नाम पर है। ठीक है, कपकेक हो गया, डोनट हो गया, एक्लेयर हो गया। अभी जो लेटेस्ट जो हमारा जो एंड्रॉयड में है जो वर्जन चल रहा है वो एंड्रॉयड 15 है, जो कि अक्टूबर 15 को आया है। ठीक है, 15 अक्टूबर 2024 को और एंड्रॉयड 15 लॉन्च किया गया था। अब आ जाइए विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इसको किसी भी प्रकार के इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, आप इसके बारे में जाने या ना जाने, लेकिन आप इस पर काम कभी ना कभी जरूर किए होंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा 1990 में लाया गया था। ठीक है, और ये आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं इसमें सबसे कॉमनली सबसे लार्जली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका जो एकदम वेरी फर्स्ट वर्जन जो आया था ये 20 नवंबर 1985 को आया था, विंडोज 1.01। और लेटेस्ट अभी जो इसका वर्जन है वो है विंडोज 11, जो कि 2021 में आया है। देखिए उसका साइन ऐसे होता है, वो चार उसमें स्क्वायर रहते हैं, और ये चारों में जो शेडिंग रहती है वो ब्लू कलर की होती है। ये मल्टीटास्किंग सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसमें मल्टीटास्क तो कर सकते हैं, लेकिन वो एक ही यूजर के द्वारा हो पाएगा। ठीक है, और ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड होते हैं, और इसी के कारण इसको यूज करना ज़्यादा सहूलियत है, आपको ज़्यादा सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, अब इंटरफेस भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे इंटरफेस पर जब बात आई है तो इस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर में क्या होता है कि वही कमांड, जैसे हमने आपको बताया था एम एस डॉस उसका एग्जाम्पल है, उस तरह की चीज़ें होंगी। इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि कमांड टाइप कर कर हम कंप्यूटर को निर्देशित करते हैं, किसमें? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस में। लेकिन जीयूआई में क्या होता है, इसमें स्मॉल पिक्चर्स, आइकन्स या डायलॉग बॉक्स की सहायता से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होगी। अब इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी वो आपको रिलेटेड हैं इस सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, उसे भी हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं। पहला हो गया शेयरवेयर। शेयरवेयर वे ये लेकिन शेयरवेयर भी क्या है, ये बेसिकली एक प्रकार का ये सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये ट्रायल वर्जन होता है। ठीक है, ये आपको कुछ वर्जन के लिए, मान लीजिए आपको देखते होंगे कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो मतलब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो बोलते होंगे कि 7 डेज फ्री ट्रायल, ठीक है, 15 डेज फ्री ट्रायल, 1 मंथ फ्री ट्रायल। तो वो क्या है, वो कुछ समय तक के लिए आपके लिए फुल फंक्शन करेगा विदाउट एनी कॉस्ट, लेकिन उसके बाद उसको यूज करने के लिए आपको कॉस्ट चुकानी पड़ेगी, और वो है शेयरवेयर। दूसरा है फ्रीवेयर। ये क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, लेकिन इसका जो कॉपीराइट होता है ना वो डेवलपर के पास होता है। यूजर इसमें किसी भी सोर्स कोड को चेंज नहीं कर सकता है, यानी डेवलपमेंट को चेंज नहीं कर सकता है। डेमो, ये डेमो सॉफ्टवेयर क्या होता है कि जब कोई भी कंपनी नया सॉफ्टवेयर लाती है या फिर अपने सॉफ्टवेयर का प्रचार उसको जब करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, उसे पॉपुलराइज करना होता है, तो उसका एक डेमो मुहैया करवाती है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को कुछ समय के लिए आपको फ्री में दिया जाता है, उसे हम लोग डेमो सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए टेस्ट। उससे पहले आपको ये जानना होगा बग। बग मतलब होता है कि किसी भी प्रोग्राम में जब एरर होता है तो उसे हम लोग बग कहते हैं। ठीक है, आमतौर पर इसे समझ लीजिए गलतियाँ। ठीक है, जिसे हम आम बोलचाल में गलतियाँ गलत
गलतियां होती हैं, ठीक है, उसी चीज को कंप्यूटर की दुनिया में हम लोग बग्स बोलते हैं। और जब इसको मतलब इसको आइडेंटिफाई किया जाता है, इसको पता लगाया जाता है, उसे हम लोग टेस्ट बोलते हैं। लेकिन जब इस बग को यानी इस एरर को जब रिमूव किया जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग डीबग बोलते हैं। डी का मतलब ही होता है रिमूव करना, और बग का मतलब होता है एरर। ठीक है, अब कर्नल मतलब क्या हो गया? सोर्स कोड ऑफ सॉफ्टवेयर। हमने आपको पहले ही बताया था कि सोर्स कोड क्या होते हैं और ऑब्जेक्ट कोड क्या होते हैं। ठीक है, सोर्स कोड आपका ये होता है, बीच में आपका लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर होता है, और ये आपका ऑब्जेक्ट कोड होता है। ठीक है, तो यही सोर्स कोड क्या है? किसी भी सॉफ्टवेयर का कर्नल कहलाता है। अब आ जाइए बायोस। बायोस का फुल फॉर्म होता है आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसके बारे में हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर में यानी अपने तीसरे चैप्टर में बहुत ही वृहद तौर पर मतलब कंप्रिहेंसिव वे में इसको डिस्कस किया है। ठीक है, ये आपके रूम में ही इंस्टॉल किया जाता है। ये बेसिकली एक प्रकार का प्रोग्राम रहता है, ठीक है, जो मैन्युफैक्चर कंपनी द्वारा ही इंस्टॉल कर दिया जाता है। इसको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये बेसिकली क्या होता है? ड्यूरिंग बूटिंग जब कंप्यूटर को हम ऑन करते हैं, ठीक है, तो कंप्यूटर पूरे खुलने से लेकर, ठीक, कंप्यूटर को ऑन करने से लेकर उसके पूरे ओपन होने तक की प्रक्रिया को ही बूटिंग कहते हैं। और इस दौरान जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट जो भी कंप्यूटर से कनेक्टेड है, चाहे उसका हार्डवेयर हो, सीपीयू फैन हो, रैम हो, रोम हो, हार्ड डिस्क हो, सबका चेकिंग जो होता है वही ये बायोस करता है। और एक चीज़ है कि ये हार्डवेयर में आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। दूसरा, इस सिस्टम क्लॉक को भी अपडेट करने का काम करता है। ठीक है, और ये जो चेकिंग वाली जो प्रक्रिया है ना, ठीक है, उसको हम लोग पोस्ट बोलते हैं, यानी ये पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका नाम से ही आप देखिए, वो अपना खुद का टेस्ट कर रहा है। पावर ऑन हो रहा है, सेल्फ टेस्ट हो रहा है। ठीक है, ये पार्ट ऑफ बूटिंग ही होता है। इस दौरान यदि कोई भी एरर उसमें आइडेंटिफाई होता है, तो आपका जो ब्लैक स्क्रीन जो रहता है, बूटिंग स्क्रीन जो होता है, उसमें वो चीज़ अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब आ जाइए बूटिंग क्या होता है। ठीक है, बूटिंग का मतलब होता है कि आपने कंप्यूटर को बंद तो कर दिया, ठीक है, लेकिन उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम तो इंस्टॉल है, लेकिन क्या है, वो सेकेंडरी मेमोरी में है। लेकिन किसी भी चीज़ को हमें ऑपरेट करना है, तो कंप्यूटर क्या करता है, उसे सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में लाता है। ठीक है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम को जब हम कंप्यूटर ऑन दबाते हैं, प्रेस करते हैं, तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा सेकेंडरी से प्राइमरी मेमोरी में आता है। ठीक है, वाइल कंप्यूटर इज ऑन, उसी को हम लोग बूटिंग करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग बूट स्ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। या फिर ये भी कर सकते हैं कि लोडिंग, जो ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो लोड होने की जो प्रक्रिया है, डिस्क से लेकर वो रैम में जो आने की प्रक्रिया है, उसे ही हम लोग बूटिंग बोलते हैं। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका वार्म बूटिंग होता है, और दूसरा आपका होता है कोल्ड बूटिंग होता है। वार्म बूटिंग में क्या होता है कि हमारा कंप्यूटर ऑन है, उसी दौरान हमने फिर से रिस्टार्ट बटन दबा दिया, या कंप्यूटर से यहाँ पे स्टार्ट मेनू में जाकर हमने ये रिस्टार्ट चुन लिया, तो उससे क्या होगा कि कंप्यूटर ऑन रहते हुए कंप्यूटर दोबारा रिस्टार्ट हो रहा है, दोबारा टर्न ऑन किया जा रहा है, तो उससे हम लोग वार्म बूटिंग बोलते हैं। लेकिन कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि कंप्यूटर जब ऑफ कंडीशन में है, तब जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं, यानी शट डाउन करने के बाद कंप्यूटर बंद हो गया है, तब उसे कोल्ड बूटिंग बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, बायोस जो होता है लोड होता है सबसे पहले। ऑन हमने किया सिस्टम को, बायोस लोड हुआ, उसने पोस्ट किया, ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, फिर ओएस का लोड हो जाता है, उसके बाद सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन अपना काम करना शुरू करता है। अब आ जाइए सीएमओस क्या होता है। इसको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर चिप। ठीक है, ये बेसिकली एक बटन लाइक आपके ये रहते हैं, ये बेसिकली बैटरी होते हैं, जो कि सीएमओस चिप जो होता है कंप्यूटर में, जो कि आपके कंप्यूटर के डेट एंड टाइम को अपडेट रखता है, सेटिंग को अपडेट रखता है, उससे ये कंप्यूटर को ये पावर प्रोवाइड करते रहता है, इवन जब कंप्यूटर जब शट ऑफ हो जाता है, शट डाउन हो जाता है। ठीक है, इसका मेन काम वही होता है, क्योंकि कंप्यूटर जब तक चल रहा है तब तक तो खुद अपडेट हो रहा है, लेकिन कंप्यूटर ऑफ होने के बाद भी चीज़ों को अपडेट रखना ही इसका सीमोस का काम होता है। दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक है, कंप्यूटर में बहुत सारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स काम करते हैं सहायक तौर पर, जैसे हम आपका हो गया साउंड ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, ठीक है, ठीक है, ग्राफिक ड्राइवर। तो इसको सिस्टम में रन करने के लिए, प्रॉपरली रन करने के लिए, ठीक है, या फिर जो सिस्टम का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके साथ कोऑर्डिनेशन करने के लिए डिवाइस ड्राइवर्स का इस्तेमाल होता है। ये ड्राइवर का मतलब वो एक तरह का वो सॉफ्टवेयर ही है, ठीक है, लेकिन ये किसी पार्टिकुलर डिवाइस के लिए बनाया गया है ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन कर सके, इसीलिए हम लोग उसे डिवाइस ड्राइवर कहते हैं। हालांकि ये पहले के कंप्यूटर में बहुत इसका प्रयोग होता था, विंडो एक्सपी या इवन विंडो 11, विंडो 7 तक है। लेकिन
विंडो 10 से आते आते ये मतलब बहुत ही कम हो चुका है, क्योंकि आज के डेट में आपका कंप्यूटर स्वतः ही मतलब ऑटोमेटिकली ही ड्राइवर को अपडेट कर लेता है। ठीक है, पहले तो आपको ग्राफिक ड्राइवर भी इंस्टॉल करना पड़ता था, अलग से सीडी आती थी मदरबोर्ड की, वो इंस्टॉल करनी पड़ती थी। ठीक है, अब आ जाइए आपका यूजर इंटरफेस। हमने आपको बता दिया कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और दूसरा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तीसरा एक और इम्पॉर्टेंट टर्म है इंस्टॉल और अनइंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल का मतलब होता है कि कंप्यूटर में हम जब किसी भी प्रोग्राम को ऐड करते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर को ऐड करते हैं, तो वो इंस्टॉलेशन कहलाता है। ठीक है, इंस्टॉल आम बोलचाल भाषा में समझिए कि किसी प्रोग्राम को कंप्यूटर में डालना है या ऐड करना है, लेकिन कंप्यूटर की भाषा में उसे हम लोग इंस्टॉल बोलेंगे। लेकिन वहीं यदि किसी प्रोग्राम को रिमूव कर रहे हैं, यानी उसे माइनस कर रहे हैं, कंप्यूटर से हटा रहे हैं, तब उसे अनइंस्टॉल बोलेंगे। तो ये है हमारा आज का जो चैप्टर, यानी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर चैप्टर हमारा फिनिश हुआ। ठीक है, इसमें हमने बहुत कुछ पढ़ा। सॉफ्टवेयर में आपने टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़े। ठीक है, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर देखा। ठीक है, आपने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर देखा, आपने यहाँ पर यूटिलिटीज़ देखी। ठीक है, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखें, लैंग्वेज ट्रांसलेटर सॉफ्टवेयर देखा, कंपाइलर देखा, असेंबलर देखा। ठीक है, इंटरप्रेटर देखा। ठीक है, बूटिंग के बारे में जाना। ठीक है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम देखा, कितने प्रकार के विंडो ऑपरेटिंग, माफ कीजिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस पर तो हम लोग अगला चैप्टर ही डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर भी आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की है कि जो भी एग्ज़ाम के संदर्भ में जो भी इसमें टॉपिक जोड़े जा सकते हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ साझा की जा सकती है, उसे मैंने आपको सामने साझा रखा है। ठीक है, तब तक के लिए अब हम इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हाँ, और एक ऐसे समाज और मतलब का मतलब संरचना करें जिसमें आपके आसपास के लोग सहज और सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, टिल देन आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।